नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम साइंस क्लासेस की ऑनलाइन पोर्टल पर। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हो, चाहे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हो, या फिर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ये आखिर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी नीड पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में भली भांति परिचित होंगे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी रेट के साथ शो करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट को शो करता है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी इक्वेशन का निकालना हो, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हमें इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस रेट अगर फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट से इंस्टेंटेनियस रेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट का कैलकुलेशन करना सुविधाजनक नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग उस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, और आफ्टर इंटीग्रेशन जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और साथ ही साथ ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इस इक्वेशन के माध्यम से हम अपने डिफ़िकल्टी को काफ़ी हद तक रिमूव कर लेते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालने में होती थी। अब हम लोग बिना देरी किए हुए आइए हम लोग सीधे डेरिवेशन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भली भांति परिचित होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो होता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से लिख दिया हूँ, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आइए हम लोग इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। अगर हम इसके डेरिवेशन में एक रिएक्शन कंसीडर करें जिसमें रिएक्टेंट आर है और प्रोडक्ट पी है, तो अगर हम इसके रेट को डिफाइन करना चाहें तो आप बताइए इसका रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेट इक्वल्स माइनस डी आर अपॉन डी टी। भाई क्या होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ठीक मैंने वही लिखा। और चूंकि रिएक्टेंट निगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है, टाइम के साथ घटता है, और प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया। और चूंकि चेंज की बात हो रही है इसलिए हम डी आर अपॉन डी टी यहाँ पे लिखते हैं। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर जीरो, अर्थात कि चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो इसलिए रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। फर्स्ट ऑर्डर की बात होती तो टू द पावर वन, सेकेंड ऑर्डर टू द पावर टू, ऐसे ही जितने ऑर्डर की बात होगी उसका हम पावर लगा देते हैं। तो यहाँ चूंकि जीरो ऑर्डर है इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर जीरो। अब हम मैथमेटिक्स का एक फार्मूला यहाँ पे याद करें, और उस फार्मूला का नाम होता है ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन।
हम इस फार्मूला को जानते हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी टू द पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर भी R एक प्रकार क्वांटिटी ही है, कंसंट्रेशन का ये क्वांटिटी है, तो इसके टू द पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ इसको सॉल्व करके, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 1। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आप रिकॉल करिए, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करिए। तो आप पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन का पूरा साइन लगेगा लेकिन मैंने माइनस के को बाहर कर दिया है, तो माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर की तरफ चला जाता है, तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब जहाँ जैसे यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स में एक्स था तो इसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स प्लस सी। वैसे ही यहाँ एक्स की जगह आप आर रखे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आर। और यहाँ पे डी टी में टी है एक्स की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, वेयर आई इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हम यहाँ पे एक शर्त, एक कंडीशन अप्लाई करें कि अगर हमारा टाइम 0 है, मतलब अभी हमने रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया है, तो अगर हम एट टी इज इक्वल टू 0, तो आप बताइए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट। और आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको पहले आप अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि हमने इनिशियली किसी भी रिएक्टेंट का हमने मान लीजिए 100 मोल लिया है। ओके, हमारे रिएक्टेंट आर का हमने 100 मोल लिया है। तो जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है, टाइम 0 मतलब क्या, अभी हमारी रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है, तो आप बताओ कि अभी रिएक्शन चूंकि स्टार्ट नहीं हुआ तो ये तो 100 मोल ही रहेगा ना। अभी तो रिएक्शन स्टार्ट, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तब ना ये 100 90 में 80 ऐसे मतलब करके रिएक्टेंट घटेगा और उधर प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब टाइम 0 है उस समय हमने रिएक्टेंट का जितना अमाउंट लिया है वो उतना ही रहेगा, थोड़ा भी उसमें कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो वही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r इज इक्वल टू आर नॉट, वेयर आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसकी वैल्यू, r की वैल्यू जो हमारी आर नॉट आई है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, इसकी वैल्यू हम i की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या हमें प्राप्त होगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। आप यही इक्वेशन देख सकते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब अगर हम इसका कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, तो आप बताइए y की जगह क्या है, r है, और स्लोप m की वैल्यू क्या है, माइनस के है, x की जगह क्या, t, और c कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, r नॉट। तो ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें स्लोप की वैल्यू m की जगह क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है ना, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के। तो स्लोप की वैल्यू माइनस के, इंटरसेप्ट की वैल्यू आर नॉट। तो यहाँ से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा जहाँ स्लोप की वैल्यू के हो जाएगी या फिर माइनस के होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ आर का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट होगा, और इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अब अगर हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, इस इक्वेशन के माध्यम से अगर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो यहाँ से बताइए k को सिंप्लीफाई करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, k इज इक्वल टू आर नॉट, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ओके, वेयर आर नॉट ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
अब अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये जानना चाहें कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, तो देखिए इसका सबसे बेहतरीन यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में। हैबर्स प्रोसेस का क्या मतलब है? हैबर प्रोसेस के माध्यम से हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है कि जब N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एट पर्टिकुलर सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस होती हैं पर्टिकुलर कंडीशन, उन कंडीशंस पर Fe और MO कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। तो जब N2 और H2 आपस में दो गैसेस कंबाइन होते हैं और कैटलिस्ट FeMO आयरन या मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। ओके, तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस के द्वारा हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, इस रिएक्शन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसमें N2 और H2 से अमोनिया भी प्राप्त कर सकते हैं और वापस अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर दें तो हमें N2 और H2 दोनों गैसेस प्राप्त हो जाएंगे। तो यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है जो कि N2 और H2 में बदल रहा है, इसका रेट अगर जब निकाला गया है तो रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के इंटू अमोनिया टू द पावर जीरो। मतलब ये अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यह डिपेंड करता है कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट और कंडीशंस पर। अगर वो कैटलिस्ट और कंडीशंस नहीं होंगे तो हमारे अमोनिया का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका जो रेट है वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हैबर्स प्रोसेस जिसके द्वारा अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, यह क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आज की वीडियो में आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम लोग का वीडियो आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।